सेक्शन 2 हमारा इसके अंदर है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल। मैनुअल का यहाँ पे मतलब क्या होगा, डॉक्यूमेंट को मैनुअल का नाम भी दिया जाता है। सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी कंट्रोल विच इज़ एसेंशियल टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब जो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपकी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो, वो डिपेंड कर रहा होता है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर कि कितनी आप वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, कितना आप क्वालिटी के ऊपर कंसंट्रेशन कर रहे हैं। डेफिशिएंसीज इन कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज़ कैन रिजल्ट इन ह्यूज कॉस्ट ओवररन। अगर जो आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर अगर डेफिशिएंसीज होंगी, कोताहियाँ होंगी, कमी होगी, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ओवररन होगी, उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे करना पड़ेगा। एंड लाइक टू डिले ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल, और साथ ही जब एक प्रोजेक्ट के अंदर डेफिशिएंसीज होंगी तो उसका जो टाइम टेबल भी होगा वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जब आप डेफिशिएंसीज को इम्प्रूव करेंगे तब ही आपने जाके उस प्रोजेक्ट को, उस ऑर्डर को आप क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो जब आप रिवर्किंग करेंगे तो वो फिर वहाँ पे उसके अंदर डिले भी आएगा। इन द वर्स्ट केस फेलियर में कॉज पर्सनल इंजरीज और फर्टिलिटीज़। अगर आप जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपने बहुत बड़ी ज़्यादा वायलेशन की है, उसकी वजह से वहाँ पे हो सकता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसी के अंदर ही कोई किसी किस्म का फेलियर आ जाए और उसकी वजह से जो लोग हैं उनकी इंजरीज वगैरह भी हो जाएं। इसकी एग्जांपल है जो कि आपने पहले भी सुनी होगी, ब्रिज का टूट जाना। पुल वगैरह बनाए जा रहे होते हैं और उनके अंदर क्वालिटी कंट्रोल नहीं की जाती, मटेरियल उधर लो क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। जैसे उसकी ओपनिंग होती है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या दूसरे दिन या 6 महीने के बाद वो जो ब्रिज होता है वो कोलैप्स कर जाता है और उसकी वजह से मल्टीपल जो लोग हैं तो उनकी वहाँ पे डेथ्स वगैरह भी हो जाती हैं। तो अब ये क्या है कि जब क्वालिटी कंट्रोल नहीं किया जाता है तो वर्स्ट केस ऐसे भी हो जाते हैं। साउंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जितना अच्छे वे के अंदर प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाएगा बाय थॉरो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम QCS सिस्टम के थ्रू, इंश्योर्स दैट द कंस्ट्रक्शन वर्क इज एग्जीक्यूटेड प्रोफेशनली विद द वैल्यूड इंजीनियरिंग। तो वो चीज़ ये शो करती है, जितनी आप क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को वहाँ पे यूज़ करते हैं, क्वालिटी को मैनेज करते हैं, वो बताता है कि आपने कितना प्रोफेशनल वे के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और उसके अंदर आपने इंजीनियरिंग टेक्निक्स भी यूज़ किए। फॉर एफिशिएंसी ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है वो ज़्यादा अच्छे वे के अंदर काम करे, उसकी इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा हो, इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म। फिर उसके लिए आपके पास एक फेयर, बिल्कुल जिसके अंदर किसी किस्म की वहाँ पे आपकी बायसनेस नहीं है, किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए विद क्लियर कम्युनिकेशन, जो कि तमाम वर्कर्स को, तमाम एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे क्लियरली कम्युनिकेट किया जाए ऑन कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। जितना क्लियरली इसको वहाँ पे कम्युनिकेट किया जाएगा, जितना इफेक्टिव वे के अंदर बताया जाएगा, उतना ही ये इफेक्टिव वे के अंदर ये सिस्टम वहाँ पे काम भी करेगा। द क्वालिटी कंट्रोल प्लेन रिक्वायर्स द इंजीनियर टू। अब जो क्वालिटी कंट्रोल प्लेन है तो इसके अंदर जो इंजीनियर आता है उससे क्या रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन सफिशिएंट इंस्पेक्शन सिस्टम एंड परफॉर्म इंस्पेक्शन दैट विल इंश्योर कंप्लायंस विद एग्रीड स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले उसने क्या करना होता है, इंश्योर करना होता है कि वर्क प्लेस पे इंस्पेक्शन हो रही है, डेली जो प्रोसेस चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, उनकी चेकिंग हो रही है, और इंश्योर करेगा जो इंस्पेक्शन हो रही है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हो रही है। देन मेंटेन इंस्पेक्शन रिकॉर्ड एंड मेक देम अवेलेबल टू KPRP। उसके बाद जो इंस्पेक्शन होगी, डेली जो चेकिंग होगी, उसका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा जो कि क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अलाउ KPRP टू कंडक्ट इट्स ऑन टेस्ट एंड इंस्पेक्शन। उसके बाद जो क्लाइंट है उसको ये अलाउ भी किया जाएगा कि वो आके खुद भी इंस्पेक्शन कर सकता है, खुद भी आके वहाँ पे कोई टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म कर सकता है जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए। एंड मेक फॉलो अप्स ऑन टेस्ट एंड इंस्पेक्शन फॉर इट्स बेनिफिट्स टू द प्रोजेक्ट डिलीवरीज। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि तमाम जो टेस्ट है उनको फॉलो अप करना होता है, उनको देखना होता है। इंस्पेक्शन वगैरह ये इसलिए होती हैं ताकि जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे आपका टाइमली कंप्लीट हो, टाइमली वहाँ पे डिलीवर भी हो। द क्वालिटी कंट्रोल ऑब्लिगेशंस इन द टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन रिमेन इंडिपेंडेंट एंड अनचेंज। जो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो टेस्टिंग की जाएगी और जो इंस्पेक्शन की जाएगी, चेकिंग की जाएगी,
वो किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं होगी, उसके अंदर कोई वहाँ पे अपना फेवरेटिज्म नहीं शो करेगा, कोई वहाँ पे किसी बंदे के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगी, और उसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह भी नहीं की जाएगी। जो रियल पर्सपेक्टिव के अंदर सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको तैयार किया जाएगा। And assist KPRP in ensuring completion of the project within their approved timeline, budget and quality। उसके बाद ये क्या करेगा कि इस क्वालिटी कंट्रोल जो इंजीनियर है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इसने क्या करना है कि अब जो प्रोजेक्ट है तो उसको वहाँ पे टाइमली मैनर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, और बजट जो उसे दिया गया उसके अकॉर्डिंग उसे कंप्लीट करेगा, और जो साथ जो क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट सेट की गई थी उनके अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। And provide quality design management and construction management services that consistently meet KPRP। उसके बाद वो क्या करेगा, मैनेजमेंट को और कंस्ट्रक्शन जो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं उनको तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू उनकी जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह फुलफिल होंगी। बी रिस्पॉन्सिव इन एग्जीक्यूटिंग गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस टू एलिमिनेट पोटेंशियल क्वालिटी डिफेक्ट्स। उसके बाद वो क्या करेगा कि वहाँ भी रिस्पॉन्सिव अपने आप को एक जिम्मेदारी के साथ वहाँ पे तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाएगा, और वहाँ पे कोई भी डिफेक्ट है उसको वहाँ पे एलिमिनेट करेगा, उसको कम करेगा। कंटिन्यूसली इम्प्रूव ऑल फंक्शंस विद इन द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फंक्शंस हैं उनको कंटिन्यूसली इम्प्रूव उनको बेहतरी की तरफ लेके चलेगा, और जो क्लाइंट है उसकी जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उनके साथ कोलैबोरेशन भी करेगा। इंश्योर टू रेक्टिफाई डेफिशिएंसीज, और देखेगा कि प्रोजेक्ट के दौरान अगर किसी किस्म की कोई कमी हो रही है तो उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करेगा। एंड डिफाइन एंड शेयर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और साथ ही कोई भी जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, उसके एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट क्या होंगी, उनको भी वो डिफाइन करेगा, उनको भी वो वहाँ पे शेयर करेगा। इसके एग्जांपल क्या है कि अब ये जो ओवरऑल एक इंजीनियर की जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह सेट की जा रही हैं, अगर एक इंजीनियर को प्रोजेक्ट दिया जा रहा है कि उसने क्या करना है कि किसी बिल्डिंग को तैयार करना है, किसी ब्रिज को तैयार करना है, किसी सड़क को, किसी भी चीज़ के एग्जांपल ले लें, तो अब जब उसने तैयार करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा कि वहाँ पे इंश्योर करेगा कि वहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं जो वहाँ पे चाहिए वो अवेलेबल है। वो किस तरह पता चलेंगी, डेली जब वहाँ पे पर्सन आएगा आगे वहाँ पे चेकिंग करेगा। फॉर एग्जांपल वो क्या कर रहा है कि वो एक प्लाजा वगैरह बना रहा है या एक बिल्डिंग को तैयार कर रहा है। अब बिल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि बिल्डिंग के लिए एक प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए। अब सबसे पहले वो देखेगा कि वहाँ पे प्रॉपर उनके पास डिज़ाइन अवेलेबल है या नहीं है। सेकंड चीज़ परमिट वर्क होना चाहिए, परमिशन होगी तभी वो प्रोजेक्ट को काम कर सकेंगे, वो है या नहीं है उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, डिज़ाइन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या सेट है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो देखेगा कि वहाँ पे जो कंट्रैक्टर ने जो इंजीनियर्स लाए हैं, बाकी जो लोग हैं वो अप्रूव्ड और वहाँ पे ऑथेंटिक है या नहीं है, ताकि वहाँ पे स्किलफुल जो मैन पावर होगी तो वही वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सक्सेसफुली वहाँ पे क्या करेगी, डिलीवर करेगी। उसके बाद तीसरी चीज़, जब वो एम्प्लॉय मेन पावर को देखता है उसके बाद वो देखेगा कि अगर उनके पास कोई मशीनरी वगैरह रिक्वायर्ड है, जो मशीनरी यूज़ करनी है उसको देखेगा कि कौन से पर्सन की है, ओल्ड है या अपडेटेड है, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती। उसके बाद फिर क्या करेगा कि वहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट को देखेगा, वेदर कंडीशंस वगैरह को देखेगा, वेदर कंडीशन अप्रोप्रिएट है वर्किंग के लिए या नहीं करी। अब इन तमाम चीज़ों को जब वो 1 बाय 1 चेक कर रहा है, इनके अंदर जिस चीज़ के अंदर वो उसे डिफेक्ट नजर आएगा तो उसे क्या करेगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अंदर वहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसको वहाँ पे लिखेगा, और लिख के फिर वो आगे क्या करेगा, क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। अब पहला स्टेप क्या हो गया, इंस्पेक्शन का हो गया। अब ये जो चेकिंग है ये इंश्योर कर रही है कि तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो रही है, उनके अंदर कोई इशू वगैरह नहीं है। उसके बाद फिर ये तो स्टार्टिंग हो गया। अब ये काम उसने डेली करना है। अब डेली जब करेगा, पहले दिन तो उसने क्या करना था, अवेलेबिलिटी देखनी थी कि तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। अब नेक्स्ट डे जब आएगा, नेक्स्ट डे देखेगा कि कल जहाँ पे काम छोड़ा था कितना कल काम हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे निशान वगैरह लगाने थे, वहाँ पे लेवलिंग वगैरह करना था कि लेवल करना है ज़मीन को, टेस्टिंग वगैरह करनी है। अब देखेगा कि टेस्ट वगैरह हो गए या सैंपल्स वगैरह भेजे गए कि नहीं। सॉइल टेस्टिंग की जाती है ना, ताकि पता चल सके कि जो ज़मीन है वो आपकी पानी वाली तो नहीं है, नमी वाली तो नहीं है। अगर है तो उसके अकॉर्डिंग फिर कंस्ट्रक्शन की जाएगी। अगर वो आपकी ज़मीन है जो कि रॉकी एरिया है
पहाड़ी है, चट्टाने वगैरह हैं, तो उसके अंदर उसकी डिफरेंट लेवल की कंस्ट्रक्शन होगी, वहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह की जाएगी। अगर ये चीज़ें वहाँ पे क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा, सर्वे वगैरह देखेगा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। फिर जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग को देखेगा कि वो दूसरे दिन के उसके फॉर्म सिंपल्स वगैरह भेजे गए कि नहीं भेजे गए। अब जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग का रिजल्ट 2 से 3 दिन के अंदर वापस आ जाता है। फिर वो देखेगा कि टेस्टिंग के जो रिजल्ट आने से पहले पहले अब जो मटेरियल वगैरह रिक्वायर्ड है, अब पहले टेस्टिंग के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद मटेरियल के जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस किए जाएंगे। जब मटेरियल वेरीफाई हो जाएगा, हमें टेस्टिंग होगी, पता चलेगा ज़मीन किस किस्म की है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हमें यही नहीं पता होगा यहाँ पे हमने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। तो इसीलिए फिर जो वो इंश्योर करेगा, ऐसा तो नहीं है कि जो परचेजिंग की जाएगी वो पहले से की जा रही है, ये करना है। अब ये सारी चीज़ें क्या है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले की जा रही हैं। इन तमाम चीज़ों को करेगा, उसके बाद जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट आपके अप्रूव्ड हो गए, सही है, आपको उसके अकॉर्डिंग मटेरियल आ गया, अब वो डेली देखेगा कि कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आ रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ का देखेगा अटेंडेंस हो रही है कि नहीं हो रही, कितने घंटे वो आके काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कौन कौन से एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं, हाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं, इंटरनल कोई उनका भी आपका बाउंड्री के अंदर कोई काम हो रहा है या ओपन इन्वायरमेंट के अंदर काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है या कौन सा वर्क हो रहा है, उन कामों से रिलेवेंट देखा जाएगा कि ये स्किलफुल हैं या नहीं है। हर एक पर्सन की वो रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, जिसके अंदर जो लेबर है, मेन पावर है, उसके बारे में पता चलेगा कि मेन पावर किस क्वालिटी की है। फिर सेकंड चीज़, जो टूल्स वो यूज़ कर रहे हैं, उन टूल्स की कंडीशन देखी जाएगी क्या है, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग तैयार हो सके। फिर जब फर्स्ट डे हो गया, फर्स्ट डे आपने तमाम मेन पार्ट्स को, जब वर्किंग डे आ गया, तमाम जो मशीनरी है, तमाम टूल्स हैं, उनको चेक कर लिया, उनकी स्किल्स वगैरह को चेक कर लिया। अब सेकंड डे देखा जाएगा कि उनके काम के अंदर कितनी प्रोग्रेस आ रही है। कल के दिन के अंदर उन्होंने पॉइंट्स वगैरह लगा लिए हैं, स्टार्ट कर दिया है, एक दिन के अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट कितना किया है, दूसरे दिन फिर आप देखेंगे कि आज के दिन कितना हुआ है। अब डेली की जो प्रोग्रेस है उसको आप नोट करेंगे। उसके बाद अगर इसके अंदर कोई भी आप देखते हैं कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बाज़ वक़्त आपका डिज़ाइन जब बनता है, उस डिज़ाइन के अंदर कुछ एरियाज होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं। जब आप कंडीशन देखते हैं, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग, वेदर कंडीशन होते हैं, सॉइल कंडीशन होती हैं, उनके अंदर कोई चेंजिंग आती है तो मटेरियल के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं, जो कि आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करके तो करनी होती है। उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे और जिस चीज़ की आपको लग रहा है कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको आप आइडेंटिफाई करके क्लाइंट को उसकी डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि ये चीज़ है, इसके अंदर हम इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप चीज़ चेंज नहीं कर सकते, कोई भी डिसीजन आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते जब तक उसके ऊपर वहाँ पे जो क्लाइंट है वो एग्री नहीं करता। क्यों? पैसा टाइम क्लाइंट का लग रहा है और जो प्रोजेक्ट है वो भी आपने क्लाइंट को ही देना है। क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा तब ही आपका जो बजट है वो पूरा अप्रूव होगा, आपको फाइनल चेक भी मिलेगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, अपनी मर्ज़ी से करेंगे, वो फिर कहेगा ठीक है इसके पैसे भी मुझे दे दो, तो ये प्रोजेक्ट आप अपने पास रखो, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। देन आप जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का उसके साथ मिल के तो पूरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, मीन एक बिल्डिंग तैयार हो रही है, उसके जो एंट्रेंस होगी वो कैसी होगी, कहाँ से होगी, उसके अंदर लिफ्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो उसके अंदर कितनी स्पेस होनी चाहिए, सीढ़ियाँ होनी चाहिए, कितने फ्लोर पे होंगी, कौन सी होंगी, आपकी इलेक्ट्रिक होंगी या दूसरी होंगी, ये तमाम चीज़ें अगर वो हैं तो उनके लिए कौन सी लोकेशन होगी, आपकी विद इन बिल्डिंग होंगी या आउटसाइड द बिल्डिंग होंगी, वो आपने डिसाइड करना होता है। उसके बाद जो आपका फ्रंट है, फ्रंट किस तरह देखना चाहिए, बिल्डिंग का जो डेकोरेशन है वो किस तरह होगी, उसका जो कलर होगा वो किस तरह का होगा, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आप उसके साथ क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। साइज़ वगैरह, उसके बाद आपके जो एंट्री रूट्स हैं, एग्जिट रूट्स हैं, इमरजेंसी रूट्स हैं, ये तमाम चीज़ें आप उसके साथ डिसाइड करेंगे और उनके साथ पूरा ये आप क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि हम कौन सा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो वो कस्टमर एक्सेप्ट करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करनी होती है, पूरी तैयारी करनी होती है। और एम्प्लॉयज़ को आपने देखना होता है कि उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो पूरी क्या करेंगे, बिल्डिंग को तैयार करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग आपकी 2 कनाल पे बनने जा रही है और एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, उसे 1.5 कनाल के ऊपर बना रहे हैं। मीन उसके अंदर क्या किया जा रहा है, साइज़ के अंदर वहाँ पे आपका इशू आ रहा है। अब जब आप आधा कनाल, यानी फॉर एग्जाम्पल 2 कनाल है, 2 कनाल है तो मीन अगर आप 1.5 कनाल कर रहे हैं मतलब 10 मरले जगह को आप छोड़ रहे हैं। जब 10 मरले कम करेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया कि आप साइजेस के अंदर भी कमी कर रहे हैं। अगर रूम्स आप उसको पूरे दे रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि तुमने 100 रूम मांगा है, मैं 100 रूम तुम्हें दे रहा हूँ, तुमने इतने बाथ मांगे वो भी दे रहा हूँ, एंट्री रोड भी एग्जिट रोड भी है। अब इशू कहाँ पे आएगा, साइज़ के अंदर आएगा। जब वो आपने पूरा करना होगा वो यहाँ से करेंगे और वो फिर क्या करेगी, उसका जो क्राइटेरिया वो जिस पर्पज़ के लिए बना रहा है वो पर्पज़ उसका फुलफिल नहीं हो पाएगा। अब जब आप घर बनाते हैं ना, घर के अंदर आप हॉल रखे होते हैं,
जिसके अंदर आपका पर्पज़ क्या होता है कि अगर कोई आपका इवेंट हो जाता है या कोई भी आपके मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं या कोई भी चीज़ है, उसके अंदर आप उनको ईजिली एडजस्ट कर पाएँ। और आप मिस्त्री को कहते हैं कि तुमने हॉल बनाना है 25 बाई 14 का, अब वो बना के दे देता है 14 बाई 14 के 2 कमरे। अब वो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा, जिस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप उसको बनवा रहे थे वो आपका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, अब उसकी उस तरह अरेंजमेंट्स भी आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ क्या करती है कि वो फिर जो मिस्त्री होगा तो मिस्त्री से नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे, बोलेंगे कि हाँ कोई अगर आगे से दीवार गिर गई वो आके बना के दे देना, मैंने घर तुमसे कोई नहीं बनवाना। तो इसी तरह फिर जो क्लाइंट होगा वो आपकी कंपनी को भी यही बोलेगा कि नेक्स्ट टाइम ठीक है आपके लिए कोई सफाई वाला प्रोजेक्ट होगा वो हम करवा देंगे, कोई अगर मेरी बिल्डिंग करवानी है, कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, वो हमने आपसे नहीं करवानी। यहाँ तक क्लियर है? इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ QA/QC मैनुअल। अब ये जो हम मैनुअल तैयार कर रहे हैं, जो हम डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमने क्या करना है, ओवरऑल हमने पूरे अपने प्रोजेक्ट को देखना है, तमाम चीज़ें हमने इसके थ्रू फाइनलाइज करनी है। तो इसके मकासद क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या होंगे? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज टू इंश्योर दैट द अंडर कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी इज अचीविंग द अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स एंड एग्रीड स्पेसिफिकेशंस। मेन जो पर्पज़ है, जो ऑब्जेक्टिव है इस मैनुअल का, इस डॉक्यूमेंट का, वो ये होगा कि आपका जो कस्टमर है उसके जो आपके एग्रीड जो अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप अचीव कर रहे हैं और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। With a clear and brief quality system, each member of the construction supervision team can ensure that it has played its part in the success and the value of the construction project. और जब उन्हें क्लियरली तमाम चीज़ें क्वालिटी की सिस्टम, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स बता दी जाएंगी, अब उसके अकॉर्डिंग फिर तमाम जो टीम मेंबर्स होंगे जो वो ये इंश्योर कर सकते हैं उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं। प्रोसीजर दैट हैव बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड विल मेक श्योर दैट KPRP इज रिसीविंग कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी। और जो जब आप इस प्रोसीजर को आप डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो ये इंश्योर करेगा कि आप जो आपका क्लाइंट है उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर रहे हैं। इट इज़ एसेंशियल दैट द क्वालिटी सिस्टम इज एवेलेटेड रेगुलरली इन ऑर्डर टू रिवाइज प्रोसीजर। और साथ ही ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके डेली के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेली की जो वर्किंग है, जो सिस्टम आपका चल रहा है उसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए, उसको मॉनिटर किया जाए और उसके अंदर किसी लेवल की कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी की जाए। दिस क्वालिटी कंट्रोल प्लान डज नॉट इंडवेयर टू रिपीट और समराइज एग्रीमेंट्स, contract requirement. It describes the process and procedure that कंसल्टेंट्स इंजीनियर। अब ये जो ऑब्जेक्टिव QA/QC मैनुअल होगा क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का, अब ये एग्रीमेंट नहीं होगा, ये वो डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर वर्कर्स ने क्या काम करना है, किस तरह काम करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, उसके बारे में इसके अंदर डिटेल्स होंगी जो कि उन्होंने इंश्योर करनी है और उनके ऊपर वहाँ पे काम करना होता है। और ये वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल प्लान के लिए ये वहाँ पे फाउंडेशन भी होती है। जब आप क्वालिटी कंट्रोल करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं कि ये तो हमारी सही है या गलत है, उस वक्त ये ऑब्जेक्टिव, ये जो आपके पास मैनुअल मौजूद है, ये डॉक्यूमेंट मौजूद है, यही डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करेगा कि आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट फिर हम करेंगे कम्युनिकेशन प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन साइट। कम्युनिकेशन प्लान का मतलब क्या है कि वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज़ को जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो किस तरह दी जाएगी, उसका प्लान क्या होगा, और जो सुपरवाइज़र है उसके क्या रूल्स, क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या उसके एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, और कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो कि उनको क्या करेंगी, इन्फॉर्म करेंगी वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे में।